ई एजेंडा बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव पर, यानी कि चौथे सत्र की तरफ। डबल इंजन की सरकार कितना बदला बिहार, ये इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और 30 सालों की सियासत का फर्क भी जनता के सामने है। एक नजर डालते हैं। जिस तरह दो इंजन विमान को सुरक्षा और रफ्तार देते हैं, उसी तरह बिहार में एनडीए डबल इंजन की सरकार का दावा करता है। एक इंजन दिल्ली की मोदी सरकार तो दूसरा पटना में नीतीश कुमार के विकास का इंजन। जुलाई 2017 से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इसी का नतीजा है कि महज एक महीने में बिहार की धरती से तकरीबन 30,000 करोड़ की योजनाओं का आगाज हुआ। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से ही हुई। 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की शुरुआत कर राज्य में ग्रामीण डिजिटल क्रांति का आगाज हुआ। रेल, बुनियादी ढांचा, पीने का पानी और सिंचाई से जुड़ी करोड़ों की योजनाओं की नींव रखी गई। 86 सालों बाद कोसी रेल महासेतु बनाने का सपना साकार हुआ। कोरोना से निपटने में दोनों सरकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर महामारी को मात देने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। पर ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर डबल इंजन की सरकार की रफ्तार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार में कितना बदला बिहार? डबल इंजन की सरकार कितना बदला बिहार, इस सवाल को ई एजेंडा बिहार के सबसे बड़े मंच से पूछेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह और जवाब देंगे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव। ब्रजेश, हम ब्रजेश कुमार हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा में और आपसे बेहतर कोई जवाब दे भी नहीं सकता, क्योंकि 2015 में भी आपके पास बिहार में बीजेपी की एक तरह से कमान थी प्रभारी के तौर पे, और हम 2020 में हैं। और डबल इंजन की सरकार कितना बदला बिहार, खासतौर पे पिछले 3 साल से बिहार के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। क्या जो लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से आप लोग डिलीवर कर पाए? लोग इस डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करें? आवाज चली, आवाज नहीं आ रही। भूपेश जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराता हूं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और उसके साथ सवाल यह भी क्योंकि 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी आपके पास बिहार का प्रभार था, और उसके बाद से 2020 में भी जब चुनाव हो रहे हैं आप ही प्रभारी हैं। जिस हम बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कितना बदला बिहार, पिछले 3 साल में बिहार कितना बदल गया है भूपेंद्र जी? एनडीए की सरकार के कार्यकाल में ब्रजेश जी, बिहार में काफ़ी बदलाव हुआ है। ये सरकार जब आई उससे पहले का जो बिहार था उसकी स्थिति और आज की स्थिति का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे पहली बात है कि गंगा नदी पे 3 पुल होते थे, 13 पुल हो गए। बिहार में 2-3 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 28 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। बिहार के हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रारंभ हो गया है, स्वीकृति भी हो गई है। बिहार में कभी एक एयरपोर्ट पटना होता था, फिर गया हुआ, आज बिहार में आने वाले 5 सालों में दरभंगा शुरू हो रहा है, पूर्णिया और बेहटा पे काम जारी है। बिहार की जो आर्थिक विकास की दर है वो भी आगे बढ़ी है। बिहार का जो कृषि उत्पादन का दर है वो भी आगे बढ़ा है। बिहार में सामाजिक सहभागिता की दृष्टि से पंचायती राज में लोगों को भागीदारी करने का बड़ा अवसर मिला है। बिहार में जो स्वयंसेवी समूह है उसमें महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए काम हुआ है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में शराबबंदी जैसा अभूतपूर्व सामाजिक सुधार का कार्यक्रम हुआ है। तो प्रशासनिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, कृषि के विकास की दृष्टि से हो, लोगों की सहभागिता की दृष्टि से हो, एनडीए सरकार ने बिहार में एक उपलब्धि भरा कार्य किया है। और लोकतंत्र में जो 2 सबसे बड़ी बात होती है, पहला भय
और दूसरा भ्रष्टाचार। जब हम सरकार में आए थे उस समय बिहार में कभी चुनाव में सैकड़ों लोग मरा करते थे। 2019 का चुनाव सबके सामने है, बिहार में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। इसका मतलब लोकतंत्र और शांति बिहार में साथ साथ चल रहे हैं। जो 15 साल पहले की सरकार थी उसके मुखिया भ्रष्टाचार में जेल में बंद है। ये सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है। तो बदलाव तो ब्रजेश जी आपको अपने आप ही नजर आ जाएगा, और इसलिए हम कहते भी हैं बिहार में कि दोनों सरकारों में और बिहार में फर्क साफ है। भूपेंद्र जी, मैंने बहुत आराम से सुना और आपने जो तमाम आंकड़े बताए उसको भी मैं सुन रहा था, लेकिन जब आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं तो एक आंकड़ा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और आप यकीन करेंगे बिकॉज आप तो खुद आंकड़ों के आदमी हैं, राज्यसभा में बड़ी मजबूती से केंद्र सरकार की बात भी रखते हैं बतौर सांसद। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अब भी बिहार सबसे नीचे क्यों है? इसका क्या कारण है? क्या अभी भी एफर्ट्स इतने नहीं लग पाए कि उसमें भी बिहार थोड़ा ऊपर आता? निश्चित रूप से इसमें तुलनात्मक देखेंगे तो बिहार आगे बढ़ा है, और जो देश के आकांक्षी जिले माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुने हैं 116, उसमें बिहार के भी कुछ जिले हैं। और वास्तव में जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर थोड़ा, क्योंकि जब औसत एवरेज स्टेट का आता है तो जो सबसे पिछड़ा और सबसे अगड़ा होता है उसका एवरेज आता है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में पोषण की दृष्टि से, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, भागीदारी की दृष्टि से काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और मुझे लगता है कि अब विकास की निरंतरता में ये और आगे बढ़ेगा। भूपेंद्र जी, जो आरजेडी है और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी, वो लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि वह 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और बिहार में आप अप्रिशिएट करेंगे कि रोजगार एक बड़ा मसला है। यहाँ से बड़े पैमाने पर नौजवान जो है देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। क्या यह जो है 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का जो ये प्रॉमिस है, आपको लगता नहीं है कि जो है ये आपके लिए मुश्किल खड़ा करने वाला है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप रोजगार उस तरीके से सृजित नहीं कर पाए। पहली बात तो आज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII, मेरे को लगता है इस संस्था को आप भी जानते हैं, काफ़ी क्रिटिकल संस्था रही है। इसकी जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि बिहार में मार्च से और सितंबर तक बेरोजगारी की दर घटी है। बिहार में बेरोजगारी की दर दिल्ली जैसे राज्य से कम है। ये मैं मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई है इसके आधार पे आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात, तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसलिए बने हैं कि वो लालू जी के सपुत्र हैं, लेकिन तेजस्वी जी मेरे को व्यक्तिगत टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो खुद कोई नौकरी पाने के योग्य हैं? केवल स्टेटमेंट दे देना और केवल अपने घोषणा पत्र में लिख देना इतना पर्याप्त होता है क्या? आप तेजस्वी को लेकर बहुत तल्ख है, और शायद इसीलिए जो है आपने कल अपनी सभाओं में बार बार कहा कि तेजस्वी अगर इनको समर्थन देना वैसे ही जैसे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देना, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार होगी अगर आती भी है तो। बिहार के चुनाव में टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों ये मसला उठाना पड़ रहा है भूपेंद्र जी? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, बिहार में एक वर्ग संघर्ष का जो दौर रहा है उसमें अल्ट्रा लेनिनिस्ट और अल्ट्रा माओविस्ट फोर्सेस की एक भूमिका रही है, और ये पहली बार हुआ है, लोकसभा में भी हुआ था कि आरजेडी ने माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, जो उग्र वामपंथ की पार्टी है, जो हम मानते हैं कि वामपंथ की एकदम एक्सट्रीम विचारधारा के लोग हैं, और जिनके कारण एक समय में बिहार में गया में, जहानाबाद में, अरवल में और आरा में, बक्सर में, भोजपुर में लगातार वर्ग संघर्ष की घटनाएं घटी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अल्ट्रा जो माओविस्ट फोर्सेस हैं, ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ आरजेडी के समझौते का धरातल क्या है? और कांग्रेस इस तरह के वामपंथी जो उग्र वामपंथी ताकते हैं उनके साथ समझौता किस तरह करना चाहती हैं? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को वर्ग संघर्ष में नहीं डालना चाहिए। ये जो फोर्सेस हैं ये एक बात को जानती हैं कि आज के समय में आरजेडी का नेतृत्व कमजोर है,
तो मेरे को लगता है इन वामपंथियों के मन में लगता होगा पहले आरजेडी पे कब्जा कर लो फिर बिहार पे, लेकिन दोनों ही जगह पे ये लोग हारने वाले हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, यही वो फोर्सेस हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेके सब जगह जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको हम कहते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार के इन्होंने पिछले दिनों प्रदर्शन किए हैं, वो इनकी कार्यशैली पर और विचारधारा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। भूपेंद्र जी, क्या वजह है कि आप लोगों की एक जो आलोचना होती है, खासतौर पर विपक्ष आलोचना करता है कि चूंकि आपके पास पिछले 5 साल में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए आप 15 साल बनाम 15 साल कर रहे हैं। पॉजिटिव एजेंडा के लिए बीजेपी जानी जाती है। मोदी जी विकास के नारे के सहारे 2014 में सत्ता में आए, देश ने अभूतपूर्व उनको भरोसा दिया, फिर से रिपीट भी हुए। बिहार में जो है बार बार जो है 15 साल जो लालू प्रसाद यादव के रहे हैं, उसको याद दिलाने की नौबत क्यों आ रही है? क्या ये डर है कि अगर लोगों को ये याद नहीं रहा तो ये जो बिहार की जो राजनीति जो कि जातीय आधार पर जो एक तरह से कह सकते हैं आज भी चलते रहती है, उसमें कहीं तकलीफ हो सकती है? नहीं ब्रजेश जी, मैंने जो आपको उपलब्धियां बताई है उसमें 5 साल की उपलब्धियां भी शामिल है। अगर दूसरा एम्स आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आया है। अगर बिहार में लंबी संख्या में जनधन खाते, किसान सम्मान निधि के खाते खुले हैं तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं। अगर उज्ज्वला गैस पहुंची है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में है। अगर गंगा के पुलों का काम पूरा हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के कार्यकाल में है। कोसी के जिस पुल को अब हमने पूरा करके शुरू किया है, ये भी इसी सरकार के कार्यकाल में है। एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, वो भी इसी सरकार के कार्यकाल में है। तो बिहार की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के पिछले 5 वर्षों में या विशेष रूप से 3 वर्षों में बिहार को काफ़ी बदला है और ये बदलाव की रफ्तार जारी रहे, इसी के लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। भूपेंद्र जी, एक सवाल है और वो जो है सो खासतौर पर वह बात भी याद आती है कि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और रिकॉर्ड के तौर पर पहली बार होगा जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो है नीतीश कुमार के लिए कैंपेन कर रहे होंगे या उनकी पार्टी जेडीयू के लिए कैंपेन कर रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। 2015 का जो चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी और ये बात सही है कि उस पैकेज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं उसके तहत आई भी हैं बिहार में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अकेले अपने दम पर बीजेपी इतनी ताकत क्यों नहीं बना पाई, जैसा कि 2015 में भी देखा गया कि उतना समर्थन नहीं मिल पाया कि अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सके। जेडीयू का सहारा क्यों लेना पड़ता है आप लोगों को? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि हमने 1,25,000 करोड़ के पैकेज को काफ़ी हद तक लागू किया है। और दूसरा आपका प्रश्न है कि हम अकेले क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा और जो जदयू का जो अलायंस है वो ऐसा नेचुरल अलायंस है कि वो सामाजिक दृष्टि से भी विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देता है और एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक मजबूत सामाजिक समीकरण भी है। हमारा नेचुरल अलायंस है, हमने लंबे समय तक काम किया है और दोनों ही दल जिन विचारधाराओं में यकीन रखते हैं वो गरीब कल्याण की विचारधारा है, इसलिए हम दोनों दल स्वाभाविक साथी के रूप में काम करते हैं। भूपेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कमजोरी का लक्षण है? आपके जो बाकी अलायंस हैं अलग राज्यों में, वो तो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमें बढ़ने नहीं देती और कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि आपने जो अपनी पुरानी सहयोगियों को छोड़ा और अपने दम पर आपने सरकार बनाई। तो बिहार में क्या सिर्फ ये गठबंधन की भावना है या अपनी कमजोरी है जिसको आप स्वीकारना नहीं चाहते? नहीं ब्रजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी की अगर वैचारिक फिलॉसफी को समझें, इस बार भी जब हमें 300 से ज़्यादा सीटें मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक, एनडीए के पार्टियों को संबोधित किया तो उन्होंने एक शब्द कहा था, नारा, नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन। बीजेपी बहुत ज़्यादा विश्वास करती है कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मिलाकर के कार्य किया जाए और अगर हमारे स्वाभाविक अलाई हैं तो हम हमेशा अपने गठबंधन के धर्म को निभाते हैं और गठबंधन के धर्म पे चलते हैं। यहाँ पर बिहार में मैंने आपको पुनः कहा है कि हमारा जो सामाजिक समीकरण इस प्रकार का है जो बिहार में एक मजबूत सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी अवसर देता है। ये नेचुरल अलायंस है, इसलिए हम इसको सहज रूप से साथ लेकर के चल रहे हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम किसी अपने अलायंस के साथ एक लंबे समय से चल रहे हैं।
भूपेन जी, ऐसा पहली बार होगा, जैसा कि मैंने अभी पिछले सवाल में जिक्र किया, कि प्रधानमंत्री मोदी जो है नीतीश कुमार के पक्ष में विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे या फिर उनकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में पिछली बार हो चुका है, उसके पहले 2015 में जाहिर है जेडीयू और बीजेपी आमने सामने थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है सो अगले कुछ दिनों में प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी तमाम फेजेस के लिए करेंगे, इस बार का असेसमेंट क्या है? क्योंकि जाहिर है बिहार को आपने 2015 में भी देखा है और 2020 में भी देख रहे हैं, क्योंकि दोनों समय आपके पास जिम्मेदारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता, बिहार में जैसा आप नीतीश कुमार के काम की बात कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में आप लोगों ने तस्वीर बिहार की बदली है, इसीलिए 15 साल बनाम 15 साल कह रहे हैं। तो फिर यह आंकड़ा जो है वह कहां जाएगा? 2010 के परफॉर्मेंस से आप लोग आगे बढ़ जाएंगे या फिर जो किसी तरीके से सरकार बना पाएंगे? आगे बढ़ेंगे, 2010 से आगे बढ़ेंगे ब्रजेश जी। ये आगे कुछ आपने फिगर्स तय किए हैं? हाँ जी, कुछ फिगर्स, आप तो हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं, कुछ जो सो आप लोगों का अपना सर्वे है। मैंने हमेशा पत्रकार वार्ता में कहा है कि हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीतेंगे। अब ज़्यादा कितना भी हो सकता है ब्रजेश जी, लेकिन ये बहुत अच्छी छवि के साथ, सकारात्मक चुनाव प्रचार के साथ, दृढ़ संकल्पवान विषयों के साथ चलने वाला बिहार का एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का गठबंधन है, नेचुरल अलायंस का गठबंधन है, और 2/3 से ज़्यादा कितनी भी सीटें हमारी आ सकती हैं। भूपेन जी, अभी 3 रोज पहले जो है, जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं अमित भाई, उनसे हमारे नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने बात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि रामविलास पासवान के पुत्र जो चिराग पासवान है, जिनके हाथ में भी एलजेपी की कमान है, उनके हमारे साथ छोड़ने से थोड़ी सी कमजोरी होगी, लेकिन हम इसकी भरपाई जो है कर लेंगे, वीआईपी से कर लेंगे, हमसे कर लेंगे। क्या यह जो बिहार में जो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है, जिसको साधना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, क्या वह कंपनसेट हो रहा है पूरी तरीके से, या पासवान की कमी आप लोगों को खलेगी? नहीं, निश्चित रूप से हमारा जो जिसको सोशल बेस कहते हैं, वो एक बड़े सामाजिक धरातल पर हम खड़े हुए हैं और जिसमें समाज के सभी वर्ग और प्रतिनिधि शामिल हैं। इसलिए जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है वो एकदम सही कहा है, हम उन सब चीज़ों को पार कर लेंगे। आप लोगों के लिए आज की तारीख में एलजेपी क्या है? क्या एलजेपी जो है सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में है, वो एलजेपी जो कि अब भी जो है केंद्र में आपकी सरकार को समर्थन दे रही है? आपकी पार्टी के कई नेता जो है एलजेपी को वोट कटवा कर रहे हैं, क्या उसी रोल में आ गई है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी? उन्होंने अपना अलग राह पकड़ी है और मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं लड़ाई में अस्तित्व है। थोड़े बहुत वोट ही काट सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। एक जो बड़ा कंफ्यूजन रहा है, और खासतौर पे आपके पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच भी ये कंफ्यूजन रहा, खासतौर पे तब जब एलजेपी ने जो है उन लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और वो भाग के एलजेपी में पहुंच गए, चाहे वो रामेश्वर चौरसिया हो, चाहे रायन सिंह हो, और कहा यह जाने लगा कि कहीं ना कहीं टैक्टिकल सपोर्ट है। आज भी चिराग ये कह रहे हैं कि उनके दिल में जो है प्रधानमंत्री बसते हैं। क्या इस कंफ्यूजन से ग्राउंड पर किसी किस्म का नुकसान हो रहा है? आपके कार्यकर्ताओं में किसी किस्म की वहम की परिस्थिति पैदा हुई है, या आप लोग जो है सो उनको सचेत कर पाए? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हुई है। हमारी ज्वाइंट बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री जी की रैलियों के लिए हम चारों दल मिलकर के तैयारियां कर रहे हैं। आज भी मैं जब जाकर के आया हूं तो दरभंगा में जदयू के हम वीआईपी के लोग एक साथ मंच पे थे। मैं बगा की सभा में था, हम एक साथ मंच पे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अभी सासाराम में मीटिंग ली, सभी दलों के लोग साथ थे। गया में मीटिंग ली, सभी दलों के लोग साथ थे। हम भी स्पष्ट हैं, जदयू भी स्पष्ट है, बिहार की जनता भी स्पष्ट है। अब जो खुद भ्रम में है उसके अलावा बाकी पूरा बिहार स्पष्ट है। भूपेन जी, बिहार में जो अभी जो राजनीति है जाति के इर्द गिर्द काफी रहती है, और खासतौर पे अगर आरजेडी का हमेशा कहा ही जाता है कि उसका जो कोर वोट बैंक है वह
यादव और मुस्लिम हैं। क्या बिहार के जो यादव हैं, जो कि सिग्निफिकेंट वोटर्स हैं, वह ज्यादा भरोसा तेजस्वी यादव पर करते हैं या फिर भूपेंद्र यादव पर? नहीं, मैं पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता हूं, इसको आप तुलना नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में यादव समाज के भी बहुत सारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भी हैं और उनका भी बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। बिहार में ये वर्ग मूलतः समाजवादी आंदोलन की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से आज उस वर्ग में और वो लोग रुष्ट हैं, क्योंकि ये जो मार्क्सवादी लेनिनवादी लोग हैं, इनके जो वर्ग संघर्ष का शिकार पटना ग्रामीण से लेके काफ़ी हद तक ये समाज भी रहा है। तो सभी लोग ये नहीं चाहते बिहार में कि उग्र वामपंथ आए। भूपेन जी, एक चीज बताइए, पहली बार हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के जो दंगल में, खासतौर पे विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है उसमें कहीं नहीं है। ओब्वियसली वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो प्रचार भी नहीं कर सकते। इसका आप लोगों को फायदा हो रहा है, जबकि आरजेडी की कमान उनके बेटे के हाथ में, जिनके पास उतना अनुभव नहीं है, या आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है? टिकट तो उन्होंने ही बांटे जेल में से। अब ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है, इसमें राहत और नई राहत का कोई विषय नहीं है। हम लोग एक सकारात्मक राजनीति को लेकर के चल रहे हैं और बिहार की जनता लगातार हमको जन समर्थन दे रही है और मुझे लगता है कि हम सकारात्मक राजनीति को ही बिहार में आगे बढ़ाते रहेंगे। वही बिहार के विकास के मानदंडों पे बिहार को ऊंचा पहुंचाएगा। भूपेन जी, आपने सकारात्मक राजनीति की बात की, इसलिए आपसे अंतिम प्रश्न ये कि जो हम लोग इस सेशन का जो सब्जेक्ट था कि डबल इंजन की सरकार कितना बदला बिहार, अगर मान लीजिए जैसा कि आप क्लेम भी कर रहे हैं कि बिहार की जनता 2/3 बहुमत से फिर से मैंडेट देगी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को, तो अगले 5 साल में, क्योंकि 2024 तक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसे ही है, अगर ये नीतीश कुमार की सरकार भी आती है तो अगले 5 सालों में बिहार को ये डबल इंजन की सरकार जो है कोई बड़े मुकाम पर लेके जाएगी? कुछ टारगेट आप लोगों ने फिक्स किए हैं कि ये 4 बड़ी चीजें कर लेंगे? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड का एक 7 निश्चय का पत्र आया है। उसमें महिला, युवा, रोजगार जैसे सारे विषयों को संबोधित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र आने वाला है, उन सब लक्ष्यों को रेखांकित करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आर्थिक विकास की दर इस समय बिहार ने प्राप्त करी है वो आगे बढ़ेगी, जो कृषि विकास की दर है वो आगे बढ़ेगी, बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो मुकाम बिहार ने हासिल किया है वह भी आगे बढ़ेगा और बिहार की जो एक ताकत है उस ताकत को भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और 15 साल की जिस रफ्तार में हमने बिहार के सभी गड्ढों को भर के समतल किया है, वहाँ पर एक मजबूत इबारत भी खड़ी होगी। भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ई एजेंडा बिहार में शामिल होने के लिए आपको बहुत ढंग से धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव के जब नतीजे आएंगे एक बार फिर से हम लोग आपके साथ आमने सामने होंगे, जब हम इन नतीजों को जो है एनालाइज कर रहे होंगे और आपके आज के जो ये तमाम कमेंट्स हैं उसको हम पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। धन्यवाद ब्रजेश जी। तो भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी के प्रभारी साफ साफ ये दावा करते हुए नजर आए हैं ई एजेंडा बिहार पर कि बिहार जो है एनडीए के कार्यकाल में बदला है, बदलाव की बयार बही है, भय मुक्त हुआ है, बिहार भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। तेजस्वी के बारे में उन्होंने कहा खुद नौकरी पाने के योग्य नहीं, युवाओं के लिए नौकरी की बात करते हैं। तेजस्वी की योग्यता सिर्फ लालू का बेटा होना है। एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा भी भूपेंद्र यादव ई एजेंडा के मंच से करते हुए नजर आए हैं। तो साफ साफ ये दावा एनडीए का, साफ साफ ये दावा भूपेंद्र यादव का कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी एनडीए। हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़े उसके पहले कीजिए कुछ पलों का इंतजार, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। India's big fashion festival is now live.